हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रेजी फॉर आईएएस में। और ये करंट अफेयर्स ऑल इन वन है फॉर 28th में 2020। एंड ऑल इन वन क्यों? क्योंकि आपके सारे करंट अफेयर्स अलग अलग जगहों से कंपाइल किए गए हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो पहली न्यूज़ है दैट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट आई है, जिसमें पता चला है कि 37% ऑफ इंडियन वेमेन नेवर बॉट गोल्ड। ठीक है, 37% जो इंडियन औरतें उन्होंने कभी गोल्ड नहीं खरीदा है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गोल्ड ज्वेलरी जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलर आइटम था इन फैशन एंड लाइफस्टाइल शॉपर्स, जो मतलब फैशन और लाइफस्टाइल की शॉपिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो था वो था क्लोथ्स और सिल्क साड़ीज़ एंड नेक्स्ट वाज गोल्ड ज्वेलरी। तो करीब 60% इंडियन वेमेन जो है वो ऑलरेडी ज्वेलरी ओन करती हैं। और इसमें एक और चीज़ देखी गई है, जो करंट अभी यंग इंडियन वेमेन हैं उनका बहुत कम इंटरेस्ट है टुवर्ड्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स। और 18 से 24 साल की जो मतलब विमेन है उनमें केवल 33% जो है दे परचेज इट, एंड उनका फ्यूचर इंटेंट भी जो है वो काफ़ी कम है। तो दिस इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू गोल्ड मार्केट, क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट है। और अगर वही है कि परचेज कम होता है तो गोल्ड इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। ओके, सो विमेन आउट देयर, प्लीज़ गो एंड बाय सम गोल्ड। ओके, कोरोना के बाद खरीद लेना। एंड रशिया कंस्ट्रक्टेड इट्स फर्स्ट स्टेल्थ बॉम्बर। तो ये इनका प्रोग्राम है, पकड़ा प्रोग्राम, जबकि इसका से मिल नहीं रहा एब्रीविएशन। पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। तो ये जो है ये पकड़ा प्रोग्राम काय के लिए है? टू यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ टू रिड्यूस इट्स रडार सिग्नेचर, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ के रडार में वो ना आ पाए, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना। और इससे क्या होगा कि रशियन वेपन्स और बॉम्बर्स जो हैं दे बिकम इनविजिबल टू एनिमीज़। ओके, और रशिया जो है वो अभी अपनी मिलिट्री को काफ़ी तेज़ी से मॉडर्नाइज कर रहा है। और इंडिया भी जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर ऑफ रशिया। तो S-400 मिसाइल्स के प्रोडक्शन में और कमोव हेलीकॉप्टर्स और कालाशनिकोव राइफल्स में इनके साथ में पार्टनर कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, S-400 कमोव और कालाशनिकोव ये इंडिया रशिया के साथ में कर रहा है। और रशिया का पकड़ा प्रोग्राम भी याद रखना, रडार में आने से बचने के लिए है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट May 28 वॉज वर्ल्ड हंगर डे, और ये हंगर प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव है। तो UN जो है इट एम्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी टू फीड 820 मिलियन पीपल दैट आर विथ इनएडिक्वेट फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो जिनको फूड सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है ऐसे लोगों के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए UN एम करता है। और SDG में भी ज़ीरो हंगर का जो गोल है वो इंक्लूडेड है, ताकि हंगर को एलिमिनेट किया जा सके। एक फैक्ट और याद रखना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 102nd है। और इंडिया में जो बच्चों की डेथ हुई उसमें ये देखा गया कि 69% जो डेथ हुई थी 5 साल से कम के बच्चों की, इट वाज ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। ओके, एंड दिस वाज अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। और वर्ल्ड बैंक का ये भी कहना है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है इंडिया का वो 0.44 है। इसका मतलब क्या है? पहली ये चीज़ याद रखना है, जो उसमें फैक्ट्स हैं। 102nd पोजीशन इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 0.44 है। ओके, और इसका मतलब ये है कि कोई जो एक इंडियन चाइल्ड होता है इट ग्रोज ओनली टू 44% ऑफ हर पोटेंशियल। ओके, तो एवरेज ही इन्होंने निकाला है कि केवल 44% अपने पोटेंशियल का ग्रो कर पाते हैं बच्चे यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट, जिसका नाम है पाई। ओके, तो पाई किसका है ये याद रखना, किसने वो किया लॉन्च? NPCI ने किया है। और ये AI बेस्ड चैटबॉट है। ओके, एंड इसका एम क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना इंडिया में, और NPCI के ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो इसके लिए अगर कोई भी मतलब यूज़र इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो क्वेरी सेंड कर सकता है टेक्स्ट या वॉइस से। और जो वेबसाइट्स हैं कौन कौन से भेज सकते हैं? रुपे या फिर NPCI और UPI से। ओके,
और ये पाई को किसने क्रिएट किया है? ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड, और है किसका? एनपीसीआई का है स्टार्टअप, याद रखना। एनपीसीआई के बारे में बात करें तो 2008 में ये फाउंड हुआ था और उसको स्टैब्लिश किया था आरबीआई ने, और इसका एक बहुत बड़ा सक्सेस जो अभी रहा है वो रहा है एईपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ओके, और इसके अलावा कौन सी सर्विसेज हैं जो एनपीसीआई प्रोवाइड करता है? तो वो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, तो वन स्टॉप बिल पेमेंट सिस्टम है ये बीबीपीएस, और भारत क्यूआर कोड ये बनाया गया था वही पेमेंट को ईज करने के लिए और इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए, और भीम ऐप जो है मोबाइल एप्लीकेशन ये यूपीआई के लिए है। देन चेक ट्रंकेशन सिस्टम, देन आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, रियल टाइम इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम के लिए, एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, फास्टैग, रुपे एंड यूपीआई। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं ये एनपीसीआई ने बनाई, और एनपीसीआई 2008 में बना था बाय आरबीआई। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखना। नाउ वर्ल्ड वेप डे टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन May 30। तो वेपिंग जो होता है वो ई सिगरेट्स जो होते हैं उनको यूज़ करने को वेपिंग कहा जाता है, और ये डे वैसे क्यों मनाया जाता है? ताकि ई सिगरेट्स पे अवेयरनेस बढ़ाई जा सके और ऐसे स्मोकर्स की हेल्प की जा सके जो कि स्मोकिंग क्विट नहीं कर पाते हैं। हालांकि वैसे अभी ई सिगरेट के भी कई सारे कौन सा भी पता चले हैं कि क्या क्या, मतलब उससे भी वो भी काफ़ी हार्मफुल रहता है, लेकिन स्टिल ये देखा गया है अभी कि कई लोग जो हैं इंडिया में भी खासकर वो सिगरेट से हटके फिर टोबैको वगैरह मतलब वो नहीं छोड़ पाते। ओके, तो इसलिए उनको स्मोकिंग में क्विट करने के लिए ये ई सिगरेट्स होती हैं। ओके, एंड वेपिंग कहते हैं इसको यूज़ करने को। तो वेपिंग रिड्यूसेस स्मोकिंग रिलेटेड सिकनेस, और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो होती है वो एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है, और ये क्या करता है? ये लिक्विड निकोटीन को कन्वर्ट कर देता है इनटू मिस्ट वेपर। ओके, बैटरी ऑपरेटेड होता है और लिक्विड निकोटीन को मिस्ट या वेपर में कन्वर्ट करता है, और इसको इनहेल करने का तरीका वही होता है जो एक रेगुलर सिगरेट यूज़र जैसे करता है, और जैसे ही वो उसको इनहेल करता है जो एटमाइज़र होता है इसमें वो एक्टिवेट हो जाता है और लिक्विड को हीट करके, लिक्विड निकोटीन को हीट करके उसको वेपर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो जो वेपर होता है फिर वो लंग्स पे जाता है और वो वैसा ही इफ़ेक्ट वैसा ही देता है स्मोकिंग इफ़ेक्ट जो कि नॉर्मल सिगरेट यूज़र को आता है। एंड जो स्मोक होती है विच इज़ एक्सहेल्ड बाय ई सिगरेट यूज़र वो भी सिमिलर होती है टू द रेगुलर सिगरेट यूज़र। हाउएवर ये जो स्मोक होती है वो हार्मलेस होती है, और इसमें जो लिक्विड भी फिल किया जाता है वो इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। ओके, नाउ स्टेट हेल्थ रजिस्टर टू बी लॉन्च्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट, ये पहली बार ऐसा कुछ किया जा रहा है। याद रखना, स्टेट हेल्थ रजिस्टर कौन लॉन्च कर रहा है? कर्नाटका लॉन्च कर रहा है। इस रजिस्टर में वहाँ के सारे सिटीजन्स के नाम होंगे, और इसकी नीड अभी क्यों आई है? कोविड के चलते आई है, एंड इट विल बी लॉन्च फ्रॉम चिकबालापुर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। तो ये लोकेशन भी याद रखना, ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है? कर्नाटका में आता है। एंड द रजिस्टर विल इज टू बी क्रिएटेड इन द फ्यूचर विथ 50% पार्टनरशिप फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल्स। 50% पार्टनरशिप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रहेगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए सर्वे करेगी जिसमें हर इंसान का डेटा लिया जाएगा। तो डोर टू डोर जाके करेंगे, और इसको कौन कंडक्ट करेगा? आशा वर्कर्स, एजुकेशनल डिपार्टमेंट स्टाफ और स्टाफ इन पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और रेवेन्यू ऑफिशियल्स। ओके, और इस डेटा से स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी इन एलोकेटिंग फंड्स, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स एंड एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि अभी कोरोना में अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। ना न्यू फ्रेश वाटर फिश प्यूनिटस सैंक्टस जो है उसको वो मिली है वेलंकनी तमिलनाडु में। ओके, कहाँ पे मिली है? वेलंकनी तमिलनाडु में। सेंटस का लैटिन में मतलब होता है होली। ओके, एंड प्यूनिटस इज अ स्पीशीज ऑफ फिश दैट आर कॉमनली फाउंड इन द ड्रेन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के नाले वगैरह में पाई जाती है वैसे, और ईस्टर्न हिमालयाज में भी पाई जाती है, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सिप्रिंडे। ओके, और ये जो फिश है ये सिल्वर कलर की है। थोड़े से इसके फीचर्स याद रख लो क्योंकि नई नई मिली है। ये सबसे पहली बात फ्रेश वाटर फिश है, मिली कहाँ पर है? वेलंकनी तमिलनाडु में। वेलंकनी भी याद रखना तमिलनाडु में आता है। एंड फिश जो है सिल्वर कलर की है, 7 सेंटीमीटर की, और इसका एक एक्सटेंडेड माउथ है, और जिसकी वजह से ये बाकी प्यूनिटस स्पीशीज वाली फिशेस से अलग है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग वाज एन एडिटोरियल ऑन
सावरकर, तो विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर या वीर सावरकर, इन सब नामों से जाने जाते हैं। उनकी 137th बर्थ एनिवर्सरी थी 28 मई को। तो उनकी कुछ पर्सनालिटी और कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देर वॉज अच्छा एक चीज़ और, दिस आर्टिकल वॉज रिटन बाय अ पर्सन फ्रॉम द मतलब अभी वो मिनिस्टर हैं, ओके, यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो उनके द्वारा लिखा गया है। तो यू वुड सी सम बायसनेस, तो इस वजह से बस इसको एक आर्टिकल और ऑथर क्या कहना चाहता है उसी तरीके से ही इसको पढ़ना, बट पर्सपेक्टिव्स पता होना ज़रूरी है, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग देर वॉज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन सावरकर एंड बी आर अम्बेडकर, और हालांकि दोनों ऑपोजिट एक्सट्रीम्स को रिप्रेजेंट करते थे इंडियन सोसाइटल सेटअप के, लेकिन उनके मतलब राइटर के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा उनकी थिंकिंग में प्रॉक्सिमिटी थी। इसके अलावा विक्रम संपत जो हैं उन्होंने एक किताब लिखी थी, सावरकर इकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट 1883 टू 1924, ठीक है। सावरकर के ऊपर ये किताब किसने लिखी थी? विक्रम संपत ने। तो उन्होंने बताया कि हाउ सावरकर अपील्ड दैट एवरी इंडियन नीड्स टू रिजॉल्व इन हिज और हर माइंड टू एब्जॉल्व वन सेल्फ ऑफ 7 चेन्स, ठीक है। 7 जो चेन्स हैं उनसे अपने आप को, अपने दिमाग को अलग करने के लिए सावरकर ने हर इंडियन को अपील की थी, ओके। और ये 7 कौन सी चेन्स थी? वेदोक्त बंदी, यानी कि एक्सक्लूसिविटी ऑफ एक्सेस टू वैदिक लिटरेचर। व्यवसाय बंदी, यानी प्रोफेशन को कंटिन्यू करना बाय वर्चू ऑफ वंस बर्थ। तो मतलब बंधन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे इसको? वाई इट इज़ अ चेन? बिकॉज ओनली उस टाइम पे यही था कि ओनली फ्यू पीपल कुड गेट एक्सेस टू वैदिक लिटरेचर, या फिर एक ये भी बाउंडेशन रहता था कि बर्थ के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोफेशन को वो करना है। तो वो इन सब जो चेन्स थी उनसे मुक्त होने की बात करते थे, ओके। देन स्पर्श बंदी, यानी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। समुद्र बंदी, यानी फॉरबिडिंग द क्रॉसिंग ऑफ द सीज टू गो टू फॉरेन लैंड्स। शुद्धि बंदी, डिसअलाउइंग रिकन्वर्जन्स टू हिंदुइज्म। रोटी बंदी, द प्रैक्टिस ऑफ इंटरकास्ट डाइनिंग। एंड बेटी बंदी, रिजिडिटी इन अबॉलिशिंग इंटरकास्ट मैरिज। तो इन सब जो चेन्स हैं उनसे खुद को मुक्त करने के लिए, ओके। Then second thing about him that was that he preferred scientific reasoning to religious customs, because he spoke about the need to rebel against caste discrimination and untouchability. तो वो भी हमने अभी ऊपर देख ही लिया, जैसे ये सब कह रहे थे कि स्पर्शबंदी और शुद्धि बंदी ये सारी चीज़ों के लिए इन्होंने कहा था। एंड ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर टू सेट इंडिपेंडेंस एज इंडियाज गोल इन द 1900s। तो ये कैसे हुआ था? बिकॉज ही स्प्रेडेड एंटी ब्रिटिश एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। मतलब जैसे इनका कॉलेज में दाखिला हुआ इन्होंने ये चीज़ चालू कर दी थी। ही वॉज वेरी करेजियस एंड कमिटेड। तो एक बार उन्होंने फ्रांस से एस्केप करने की कोशिश करी थी एक ब्रिटिश शिप से कूद के, जो कि फ्रेंच कोस्ट में शिप्ड वहाँ पे थी 1910 में। और इसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस जो थे उनके बीच में 2 कॉलोनियल पावर्स थे। दे हैड टू अप्रोच द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और उसके अलावा ही प्रोवाइडेड लीडरशिप टू सेवरल यंग ब्रेव हार्ट्स इन लंडन एंड अक्रॉस यूरोप टू गार्नर सपोर्ट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। और देन वो एक यूनाइटेड इंडिया के लिए भी बहुत प्रोपोनेंट थे, और उनका ये था कि मतलब इंक्लूसिविटी होना ज़रूरी है। ही बिलीव्ड इन दैट आइडिया। और कई लोग कहते हैं कि वो 2 नेशन थ्योरी के प्रोपोनेंट थे, लेकिन ये बात सच नहीं है। एंड सावरकर जो है वो ही यूज्ड टू स्पीक अबाउट हाउ हिंदूज एंड मुस्लिम्स कुड बैरी देयर हिस्टोरिकल डिफरेंसेस इन अ कॉमन स्टेट। तो मतलब वो 2 नेशन थ्योरी के भी अगेंस्ट थे। और राइटर के अकॉर्डिंग इट वॉज सर सैयद अहमद खान जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी थी, जिसको बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने अडॉप्ट किया था। एंड सावरकर ऑल्सो ओपनली एम्ब्रेस द एरा ऑफ मशीन्स। तो उन्होंने इंडियन लीडर्स को भी वॉर्न किया था कि मतलब यूरोप के मिस्टेक से सीखो, और जो इंसान का दिमाग होता है उसके अंदर जो इनोवेटिव स्पिरिट होती है उसके अंदर ही बिलीव्ड इन दैट, ओके।
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अबाउट लोकस्ट अटैक। तो लोकस्ट का आपको पता ही है, जिसको हिंदी में टिड्डी भी कहा जाता है। एंड डेजर्ट लोकस्ट जो है ये एक स्पीशीज़ है लोकस्ट का, ठीक है। तो वैसे हम पहले लोकस्ट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि देर आर 4 स्पीशीज़ ऑफ लोकस्ट। तो अगर आपने पढ़ा है या फिर आप गूगल करके भी उसका आंसर ज़रूर दीजिए। वन मोर थिंग, देयर वुड बी अ क्वेश्चन टुडे एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो आप उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करें। ओके, सो ये जो डेजर्ट लोकस्ट होता है ये एक लोकस्ट का स्पीशीज़ है, स्वामिंग शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास हॉपर है। एंड ये एक काफ़ी डिवास्टेटिंग माइग्रेटरी पेस्ट है। ओके, माइग्रेटरी पेस्ट है, डिवास्टेटिंग टाइप का है और हाईली मोबाइल होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फीड करता है किसी भी ग्रीन वेजिटेशन पे, जैसे क्रॉप्स, पैस्चर या फॉडर। तो किसी भी तरीके के ग्रीन वेजिटेशन पे ये फीड कर सकता है। और इनका अभी क्या इमरजेंस के रीज़न है, तो एक रीज़न तो कहा जा रहा है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। तो एक्चुअली में क्या होता है, अब यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंडियन ओशियन वार्म अप होता है। एंड ओके, तो इंडियन ओशियन के वार्म अप होने से क्या होता है कि ये पावरफुल साइक्लोन फ्यूल अप होते हैं, जैसे क्यार टाइप का। तो क्यार जो साइक्लोन था ये 2019 में आया था और फिर साइक्लोन्स की वजह से जो है काफ़ी हैवी टोरेंशियल रेन्स होती हैं ईस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है। तो जैसे ही आपका ईस्टर्न अफ्रीका हो गया एंड दिस इज़ द अरेबियन पेनिनसुला और यहाँ पे आपका इंडिया हो गया। सॉरी फॉर द मैप, ये आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। तो यहाँ पे इंडियन ओशन गर्म हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टोरेंशियल रेन्स होती है और फिर लोकस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैदा होते हैं एंड इट इज़ अ परफेक्ट ग्राउंड फॉर ब्रीडिंग। और फिर ये इस तरफ इस डायरेक्शन में वेस्टर्लीज की वजह से इस डायरेक्शन में वो मूव करने लगते हैं इंडिया की तरफ, ठीक है। तो ये पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया से होते हुए इंडिया की तरफ आते हैं। ओके, तो इसका पहले भी देखा गया है, फॉर एग्जांपल 2018 में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2018 में यमन और ओमन में भी साइक्लोन्स का काफ़ी रोल रहा था। जैसे यमन में साइक्लोन लुबान आया था और उस टाइम पे वो वॉर रेवेज्ड नेशन था। एंड सिमिलरली इन ओमान साइक्लोन मेक्यूनू। एंड 2019 में ईस्ट अफ्रीका में, जैसे आपको पता है, साइक्लोन क्यार सोमालिया में आया था। एंड इथियोपिया में भी उस टाइम पे एथनिक वायलेंस हो रहा था। और अभी 2020 में इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के वजह से और अभी साइक्लोन अम्फान ने भी काफ़ी तबाही मचाई थी और इसके चक्कर में लोकस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, इनका इमरजेंस बहुत तेज़ी से हो रहा है। देन ऑल्सो कोरोना जो अभी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ है पूरे कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस, तो वैसे इनको रोकने के लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता था, लेकिन अभी जो है रिसोर्सेज को पूरी तरीके से कोरोना को चेक करने में लगा दिया गया है और इसलिए इनका इमरजेंस नहीं रोक पा रहे हैं। सो व्हाट आर द चैलेंजेस कॉज्ड बाय लोकस्ट स्वार्म। पहली बात तो फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड जो होता है वो डेंजर में आ जाता है, क्योंकि ये जितने भी स्टैंडिंग क्रॉप्स होते हैं उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अभी भी कर दिया ईस्टर्न अफ्रीका और पाकिस्तान में। और इस वजह से सोमालिया और पाकिस्तान जैसे स्टेट्स ने कंट्रीज़ ने अभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। और उसके बाद में ये एक्सपोनेंशियली ब्रीड करते हैं, बहुत तेज़ी से ये ब्रीड करते हैं। मतलब इनका लाइफ साइकिल ज़्यादा नहीं होता, 3 मंथ का होता है, लेकिन बहुत सारे स्वार्म्स ये ब्रीड कर देते हैं। ओके, एंड लोकस्ट प्लेग एंड कोविड-19। तो वही है कि कोविड के चलते और ज़्यादा लोकस्ट प्लेग होने की वजह से नेशंस जो हैं उनको अब वही है कि रिसोर्सेज को ऑलरेडी मतलब कैसे मोबिलाइज़ करें, क्योंकि वो कोरोना में लगाए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक विशेष साइकिल भी बताई हुई है लोकस्ट अटैक की। क्या होता है, लोकस्ट अटैक होता है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होते हैं, फार्म डिस्ट्रेस और इकोनॉमिक इश्यूज होती है। तो फार्म्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे फिर वही फार्मर्स की पॉवर्टी वगैरह होना, फिर विच इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर वायलेंस एंड टेररिज्म। तो इसके चलते फिर पुअर गवर्नेंस, फिर वही कुछ स्टेप्स नहीं उठाए जाते हैं सर्विलेंस और क्लाइमेट चेंज के लिए। पहले से उनकी ब्रीडिंग नहीं रोकी जाती है, फिर से लोकस्ट अटैक। सो दिस इज़ अ विशियस साइकिल ऑफ लोकस्ट अटैक।
तो इसके सजेस्टेड सोल्यूशन क्या है? पहली बात तो पॉलिसी ओवरहॉल्स। तो लोकस्ट और ऐसे जो अटैक होते हैं उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर किया जाना चाहिए। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बेटर सुपर कंप्यूटर्स वगैरह बनाए जाएं जो कि एनालिटिकल टूल की तरह काम करे टू प्रिडिक्ट द वेरिएशन इन दी एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स, जिसकी वजह से ओशंस की वार्मिंग और कूलिंग होती है। देन एनहांसिंग पार्टनरशिप, तो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वही मैंने आपको बताया कि अभी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे लोकस्ट अटैक हुआ है, तो इनको साथ में एंगेज करना चाहिए ताकि मतलब सार्क वगैरह के ग्रुप के अंदर, ताकि इस तरीके के मैकेनिज्म स्टैब्लिश किए जा सकें जिससे ऐसे अटैक से डील किया जा सके। ओके। देन रिमोट सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग ब्रीडिंग, तो वही है, रिमोट सेंसिंग के थ्रू भी इनको चेक किया जा सकता है, इनकी ब्रीडिंग वगैरह को। नाउ इन्वेजिव चारू मुसल स्प्रेड्स इन बैकवाटर्स, तो ये जो मुसल्स हैं ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं विच आर नेटिव टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। और ये स्प्रेड किसकी वजह से करते हैं? ये करते हैं बलास्ट वाटर्स के डिस्चार्ज की वजह से। बलास्ट वाटर क्या होता है शिप में? शिप की स्टेबिलिटी, ठीक है, सी मतलब ओशियंस वगैरह में शिप स्टेबल रहें तो उसकी वजह से सी वाटर जो होता है उसको ऐड कर दिया जाता है बलास्ट टैंक्स में उसका बैलेंस वगैरह करने के लिए। तो इनको फिर है ना, जहाँ पे शिप फिर फाइनली जाती हैं जहाँ पे, तो वहाँ पर इनको डिस्चार्ज किया जाता है ये पानी को, बलास्ट वाटर को। तो क्या होता है कि जहाँ से शिप ओरिजिनेट हुई, सपोज साउथ अमेरिका से ओरिजिनेट हो क्या आ रही है, ठीक है, इंडिया में आ रही है, तो अब क्या होगा कि वहाँ का पानी यहाँ पे आके आपने डिस्चार्ज कर दिया, तो जो वहाँ के जितने भी मतलब स्पीशीज़ वगैरह होंगे पानी में पाए जाने वाले, वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो उसमें कोई इन्वेजिव स्पीशीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इस चारू मुसल की क्या फीचर्स हैं? सो इट कैन टॉलरेट अ वाइड वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, मतलब काफ़ी कंडीशंस में ये आराम से थ्राइव कर सकता है, ठीक है। तो नए एरियाज़ में भी ये कॉलोनाइज कर सकते हैं, कितना भी सैलिनिटी हो, वाटर टेम्परेचर या ऑक्सीजन लेवल हो। तो अब थ्रेट क्या है कि ये नेटिव स्पीशीज़ को डिस्प्लेस कर देते हैं, मसल और क्लैम स्पीशीज़ को, और जिन पे कायदे से जो लोकल फिशरमैन है डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। और वहाँ की जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी होती है वो भी घट जाती है। इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इकोलॉजिकल या इकोनॉमिक हार्म पहुँचाते हैं नए एनवायरनमेंट में जाके जहाँ पे ये नेटिव नहीं है, ठीक है ना। ऑपरेशन वॉर्प स्पीड, तो यूएस जो है ये उनका है ये इनिशिएटिव, ये एक पीपीपी इनिशिएटिव है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है, टू फैसिलिटेट एंड एक्सेलरेट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स, थेराप्यूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स। तो ऑपरेशन वॉर्प स्पीड के बारे में बस ये 2-3 चीज़ें याद रखना। यूएस का है, कोविड का वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रहा है। और इंडिया और चाइना ने एक्टिवेट कर दिया है वर्किंग मैकेनिज्म एट द डिप्लोमेटिक लेवल। तो कुछ टाइम पहले हमने ये आर्टिकल डिस्कस भी किया था कि इंडिया और चाइना के आज तक जितने भी ऐसे इश्यूज़ रहे हैं, चाहे ये डोकलाम डेप्सांग प्लेन वगैरह के इश्यूज़ रहे हैं, वो हायर लेवल पर ही जाके ठीक हुए हैं। तो अभी इन्होंने इसलिए ये स्टार्ट कर दिया है, और इसके अलावा ये मिलिट्री लेवल कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं एट द फील्ड लेवल, ताकि सिचुएशन को डिसंगेज और डी एस्केलेट किया जा सके। और वर्किंग मैकेनिज्म जो है फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, WMCC कहते हैं, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2012 में, ठीक है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, बॉर्डर एरियाज का जो मैनेजमेंट होता है उसके ऊपर कंसल्ट वगैरह करने के लिए, और आपस में जो भी मतलब कम्युनिकेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो वहाँ के बॉर्डर सिक्योरिटी पर्सनल है उनके बीच का कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। WMCC, और कब स्टैब्लिश हुआ था? 2012 में। और इसको हेड कौन करता है? जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल्स दोनों तरफ से करते हैं, एंड ये मेन मतलब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बाउंड्री टॉक्स के लिए। और अभी हमारी इंडिया की तरफ से ये ऑफिशियल कौन है? इट इज़ द पोजीशन करेंटली हेल्ड बाय NSA, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। Now, farmers staged a tractor march in Haryana against restriction on paddy cultivation. अब ये बहुत ही अलग चीज़ हुई है हरियाणा में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर व्यू से। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम लॉन्च करी थी, मेरा पानी मेरी विरासत, ठीक है, याद रखना ये कहाँ की स्कीम है? मेरा पानी मेरी विरासत हरियाणा की है। और ये किस लिए थी? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए।
तो जो मतलब पेडी वगैरह है वहाँ पे अभी ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया जाता है पंजाब हरियाणा में, और ये एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी लगता है। तो अब क्या हुआ है, स्कीम में ये कहा गया है कि जो भी फार्मर्स पैडी को छोड़ के, चावल को छोड़ के जो दूसरे क्रॉप्स ग्रो करेंगे खरीफ सीज़न में, उनको इंसेंटिव मिलेगा ऑफ 7,000 पर एकड़, ठीक है, हर एकड़ का 7,000 रुपये मिलेगा। और इसमें एम क्या कर रही है गवर्नमेंट की, जो पेडी एरिया जितना भी है उसका 50% जो है 50% इट गेट्स रिप्लेस्ड विथ ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स जैसे मेज, कॉटन, मिलेट एंड पल्सेस। तो अब वहाँ के फार्मर्स ने क्या किया ना, उन्होंने इसके अगेंस्ट, मेरा पानी मेरी विरासत के अगेंस्ट अपना नया कैंपेन शुरू कर दिया है, किसान बचाओ खेती बचाओ कैंपेन। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि आप जो क्रॉप्स हमें ग्रो करने के लिए कह रहे हो, तो यहाँ का सॉइल और क्लाइमेट जो है वो इतना कंड्यूसिव नहीं है इनके कल्टीवेशन के लिए, और दूसरी बात जो इनको कंपनसेशन दिया जा रहा है वो फार्मर्स के अकॉर्डिंग इनएडिक्वेट है। ओके, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हुई तो उसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये फार्मर्स इनकम को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, और जो फार्मर्स हैं उनकी एक ही क्रॉप पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। कई बार पूरी फसल का नुकसान हो जाता है, तो वो उसी एक फसल के मोहताज नहीं रहेंगे अगर वो ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो। एंड देयर वुड बी एन इंक्रीज़ इन नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, और इसके अलावा जो एग्रो इकोसिस्टम है उसकी भी एबिलिटी बढ़ेगी स्ट्रेस वगैरह से कोप अप करने की, एंड क्रॉप रेजिलियंस बढ़ेगा, जो भी डिजीज़ेज़ वगैरह होती हैं पेस्ट ऑर्गेनिजम्स वगैरह में, और एनवायरमेंटल स्ट्रेस घटेगा, और वही है कि पूरी फसल ख़राब हो जाए उसका रिस्क भी घट जाएगा। एंड फार्मर्स जो हैं दे कैन अगेन एक्सेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स विथ न्यू प्रोडक्ट्स, फूड एंड मेडिसिनल प्लांट्स। तो आप ऑल्टरनेटिव कोई क्रॉप वगैरह उगा के आप नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सेस गेन कर सकते हो। Now, next is about dairy cart. तो how India can push its dairy cart ahead, डेयरी सेक्टर के बारे में है। तो डेयरी सेक्टर के पहले मेरिट्स क्या क्या हैं, तो इट लीड्स टू इक्विटेबल इनकम, क्योंकि मिल्क एनिमल होल्डिंग जो है वो ज़्यादा इक्विटेबल है एज़ कम्पेयर टू लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग ऐसा हो सकता है कि बड़े फार्मर्स के पास में भी मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खेत हों, और छोटे फार्मर्स या तो टेनेंट्स हो या तो बहुत कम उनके पास में हो। लेकिन मिल्क एनिमल के केस में क्या होता है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास में ज़्यादा रहते हैं। तो 75% जो मिल्क एनिमल्स होते हैं, मतलब वही कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास में ही रहते हैं। सो दिस सेक्टर इज ड्रिवन बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा इक्विटेबल है। एंड इट लीड्स टू एनहांस्ड फार्मर्स हेल्थ, क्योंकि ये एस्टिमेट है कि जितना दूध प्रोड्यूस होता है उसका 48% इज़ कंज्यूम्ड बाय द डेयरी फार्मर्स देमसेल्व्स, और केवल 52% जो है वो मार्केट में जाता है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स अचीव पॉलिसी गोल्स। तो हमारा जो अभी पॉलिसी गोल है कि 2022-23 तक फार्मर इनकम को डबल करना है, तो उसमें लाइफ स्टॉक सेक्टर और उसमें खासकर डेयरी जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती है। एंड इट हैज़ द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो गए जैसे चीज़, पनीर, इनको ऑर्गेनाइज्ड मिल्क मार्केट में इनका शेयर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या हैं अब डेयरी सेक्टर में, तो पहली बात तो फॉर्मलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। 20% जो प्रोसेसिंग होती है वो कोऑपरेटिव सेक्टर करता है, 30% ब्रांडेड प्राइवेट डेयरी कंपनीज करते हैं, और बाकी का जो 50% है वो पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है, यानी जो लोकल आपकी स्वीट शॉप्स वगैरह हो गई तो उनके पास में जाता है, ठीक है। देन देर इज़ रीजनल इम्बैलेंस। तो कुछ स्टेट्स जैसे कि यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, हरियाणा, पंजाब, कितने हुए 8 स्टेट, ये 8 स्टेट मिलके 65% जो है कंट्री का मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, तो काफ़ी इम्बैलेंस है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा स्क्यूड है, तो जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है जैसे कि मिल्क चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में जिसको देखा जाता है, वो कोऑपरेटिव्स पूरा ऐसा चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वो बहुत स्क्यूड है। और 46% तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गुजरात में ही है, ठीक है। टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह जो हैं उनको अभी मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। देन देर आर गैप्स इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड ब्रीडिंग सर्विसेज। तो ज़्यादा डोजेस की ज़रूरत है, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हमारे यहाँ पे कम है। और इंक्रीजिंग फीड कंस्ट्रेंट, क्योंकि अभी जो ज़्यादातर ज़मीन है उसको नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में डाइवर्ट किया जा रहा है, तो जानवरों के लिए फॉडर वगैरह जो है वो कम हो जाता है, ठीक है।
एंड देर आर क्रेडिट इशूज़। तो दो चैलेंजेस है क्रेडिट में भी, एक तो फ्लो ऑफ क्रेडिट विज़ावी द पोटेंशियल, यानी ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत है लेकिन कम आता है, एंड मिसमैच बिटवीन रीजनल फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द सेक्टर, यानी वही रीजनल डिफरेंस है कि कुछ स्टेट्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा क्रेडिट ईजिली इशू कर देते हैं, कुछ स्टेट्स में नहीं मिल पाता है। ऑल्सो देर इज़ इनएडिक्वेट रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। ओके, तो अब सजेशंस क्या क्या हैं। पहली बात तो फंडिंग एनहांस की जाए, ठीक है, तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन और मिल्क प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए। फिर टेक्नोलॉजी का हमने बोला, तो टेक्नोलॉजी में आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा एनालिटिक्स का यूज़ किया जाए ताकि मिल्क प्रोडक्शन, उसका प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग को डिजिटाइज़ किया जा सके। और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी जैसे डिजिटाइजेशन का यूज़ किया जाना चाहिए हर्ड मैनेजमेंट में, और स्मार्ट मिल्क प्रोक्योरमेंट में, कोल्ड चेन मैनेजमेंट में, ताकि लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ सके और सिक्योर और सीमलेस हो। तो मतलब इसमें लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस जो है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। एंड रीजनली बैलेंस डेवलपमेंट, तो खासकर जो नए एरियाज़ हैं ईस्टर्न इंडिया, वहाँ पे भी इसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। एंड ब्रिजिंग द गैप्स इन फॉर्डर रिक्वायरमेंट्स, और इसके अलावा जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज करने की भी ज़रूरत है। सो दीज वर द सजेशंस। एंड अब आप आते हैं क्वेश्चन फॉर द डे पे। तो एक कमेटी थी, अशोक दलवाई कमेटी, काफ़ी फेमस थी। आपको बताना है क्यों इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इस कमेटी के रेकमेंडेशंस क्या थे। तो आपको जो भी रेकमेंडेशंस पता हो आप इसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम द न्यूज़ ऑफ 28। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। एंड कीप स्टडिंग, स्टे क्रेजी, हैव अ नाइस डे।